हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड एलटी लेक्चरर के शिक्षा मनोविज्ञान के पार्ट को, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मुख्यतः ये वाली पार्ट को, विचार संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू मैं आपके सामने लाया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और वीडियो पसंद आने पर आप इसको लाइक करना ना भूलें जैसे ही आप देख रहे हो, और जैसे भी ये लिंक आप तक पहुँचा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जैसा कि आपको बताइए कि उत्तराखंड एलटी से रिलेटेड कंटेंट ला पाना आज के टाइम पे बहुत ही अपने आप में बहुत मुश्किल काम है और वो आसानी से मिलता भी नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पाठ्य वस्तु विश्लेषण में महत्व दिया जाता है। ऑप्शन है आपके पास, विचारों की गहनता को, विचारों की दिशा को, विचारों की आवृत्तियों को, या उपरोक्त सभी को। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप उसे अच्छे से देखिएगा। ये कोई सीटेट का एग्जाम नहीं है कि जहाँ आपने थोड़ा बहुत सेंटर आइडिया लगाया और आपका आंसर सही हो गया। तो ऑप्शन है आपके पास पाठ्य वस्तु विश्लेषण। पाठ्य वस्तु को हम इंग्लिश में कहते हैं कंटेंट और विश्लेषण को हम लोग कहते हैं एनालिसिस। तो वो कह रहा है कि जब हम कंटेंट का एनालिसिस करते हैं तो उसमें विशेष महत्व किस चीज़ को दिया जाता है। क्या हम उसमें विचारों की गहनता को देखते हैं, क्या हम उसमें विचारों की दिशा को देखते हैं, या हम विचारों की आवृत्तियों को देखते हैं कि कोई भी थॉट या कोई भी चीज़ जो उसमें बताई गई है कितनी बार उसमें रिपीट हुई है, या उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप ही जानते हैं, आप खुद भी अगर यूट्यूब में वीडियो बनाते हो तो गाइस बस आप लोगों का शेयर करना और लाइक करना ये सब आपके हाथ में है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए अगर आपको थोड़ा बहुत ही फ़ायदा पहुँच रहा है, और मैं जानता हूँ कि ये कंटेंट कितना रेलिवेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संप्रेषण की विशेषता होती है विचारों की गहनता, पारस्परिक अंतः प्रक्रिया, अनुभवों तथा भावनाओं का आदान प्रदान, या उपरोक्त सभी। संप्रेषण का मतलब आप जानते हैं कम्युनिकेशन से होता है। तो वो कह रहा है कि कम्युनिकेशन की जो विशेषता यानी स्पेशलिटी क्या होती है। तो ऑप्शन आपको दिए उसने, क्या हमारे अगर थॉट में जितना डीपली इन्फ्लुएंस्ड थॉट होंगे क्या वो भी इसकी विशेषता होती है। ऑब्वियसली बात है, जब कोई आदमी वाचाल कर रहा होता है, जब कोई आदमी किसी से कम्युनिकेशन कर रहा होता है तो उसके थॉट में कितनी रेलिवेंटिटी है ये भी हम देखते हैं, उसके थॉट को अच्छे से सुना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपके पास, पारस्परिक अंतरक्रिया, कि जब हम पारस्परिक अंतरक्रिया का मतलब होता है दो बंदों के बीच में जब कोई कम्युनिकेशन हो रहा होता है तो हम उसको बोलते हैं पारस्परिक अंतरक्रिया। लेकिन वो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, फ्रूटफुल होना चाहिए, यानी उसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए। सी है आपके पास, अनुभवों तथा भावनाओं का आदान प्रदान। ऑब्वियसली बात है, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हम अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं और हम अपने इमोशंस को भी शेयर करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन से हमको ये पता चल जाता है कि जो हमसे व्यक्ति बात कर रहा है उसके इमोशंस, उसका इंटेंशन बात करने के पीछे कैसा है। तो और ऑप्शन नंबर डी आपके पास, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संप्रेषण का कार्य होता है। ऑप्शन है आपके पास, ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना, कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना, या अनुभूति करना, या उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। फिर से एक रिक्वेस्ट है गाइज, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता है कौन व्यक्ति कैसा पढ़ाता है यूट्यूब में खासतौर पे आजकल उसके व्यूज़ से डिसाइड हो रहा है। तो यही व्यूज़, ऑब्वियसली बात है, डिमांड मैं भी करता हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि कैसा व्यूज़ और कैसा मेरे चैनल पर चल रहा है। और आप ही लोग खासतौर पे जो बंदे उत्तराखंड के इसको देख रहे हैं, और आप ही के लिए ये रिलेवेंट भी है, और आप ही लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तो शायद ये कंटेंट भी आपको मिल पाना बहुत ही मुश्किल होगा। और ये वीडियो वैसे ही मैं आपको पता है कि 2 या 3 महीने बाद डाल रहा हूँ। तो अब मैं बढ़ता हूँ, अगर मैं आपको समझाऊँ संप्रेषण को, तो संप्रेषण को तो गाइज आपने बहुत सारे संप्रेषण सुने होंगे, उनमें से एक आता है मुद्रित संप्रेषण और मौखिक संप्रेषण। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील रखना और आपका कर्मेंद्रियों को क्रियाशील रखना, ये किस तरीके के पार्ट हैं। अब ये किसके अंदर आएंगे, संप्रेषण में, कम्युनिकेशन में किसके अंदर आएंगे। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे पाठ्य सामग्री है वो भी, यानी जो हमारी टीचिंग एड्स होते हैं वो भी एक तरीके के संप्रेषण का भाग होते हैं। अब वो किस तरीके के संप्रेषण का भाग होते हैं, अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए। अदरवाइज जब मैं नेक्स्ट संप्रेषण की सीरीज लाऊंगा, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि जो पाठ्य वस्तु होती है, जो आपकी टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, वो किस प्रकार के संप्रेषण का भाग होता है। और अब मैं जो आपको बता रहा था उसकी ओर मैं आपको बढ़ाना चाहूँगा। मैं आपको बता रहा था कि जो ज्ञानेंद्रिय को क्रियाशील वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, यहाँ पे कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना और यहाँ पे अनुभूति करना। तो जो ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील हम कब करते हैं, जब हम कोई व्यक्ति बोल रहा होता है और हम सुन रहे होते हैं उसकी बात को, तो यहाँ पे हमारी ज्ञानेंद्रियाँ आँख, नाक, कान क्रियाशील रहते हैं। कान क्रियाशील होंगे तभी हम उसकी बात को सुनेंगे, आँख क्रियाशील होंगे तभी हम उसके कंटेंट को देख पाएंगे। दूसरी बात, कर्मेंद्रियों को भी क्रियाशील करता है। कोई व्यक्ति अच्छा भाषण दे रहा होता है तो हम उसको बड़ी उत्सुकता के साथ सुनते हैं। और अगर मैं बात करूँ संप्रेषण की, तो मैं भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में और एक्सप्लेन इस चीज़ को करूँगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि का उपयोग किया जाता है।
पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है दार्शनिक बोध में, ऐतिहासिक शोध में, दोनों में ही या किसी में नहीं। पाठ्य वस्तु विश्लेषण का मतलब पाठ्य वस्तु को क्या कहते हैं? कंटेंट। विश्लेषण का मतलब एनालिसिस। विधि का मतलब मेथड। मैंने आपको विधि, प्रविधि, टेक्टिक्स, टेक्निक, मेथड और जो नीतियाँ होती हैं, स्ट्रेटेजी होती हैं, उन सब के बारे में पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, जो मैंने मनोविज्ञान की डाली थी। आप उसमें जाके देख सकते हैं। बहुत ही रिलेवेंट कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ उत्तराखंड एलटी के सिलेबस पे बेस्ड। तो इसका क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों में ही। पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि का उपयोग किया जाता है। ऑब्वियसली बात है, जब हम कंटेंट का एनालिसिस करते हैं तो दार्शनिक शोध में, जब कोई दार्शनिक शोध कर रहा होता है, जब कोई रिसर्च हम करते हैं, उसमें भी आपका पाठ्य विश्लेषण विधि का यूज़ किया जाता है। तभी हम कंटेंट को भी हम उसमें हिस्सा देते हैं। और ऐतिहासिक शोध में भी जब हम कोई हिस्टोरिकल डिस्कवरी कर रहे होते हैं तो उसमें भी आपका पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि, यानी आप पहले कंटेंट को देखेंगे कि कंटेंट है क्या, जिस बारे में मैं शोध कर रहा हूँ वो कंटेंट उस बारे में क्या कहता है, और उसी के बेस पे, उसी की शर्तों के बेस पे आप शोध को करते हैं। क्या वो चीज़ें जो कंटेंट में आपको शोध करने के लिए दी जा रही हैं वो आपके शोध कार्य में सम्मिलित है या नहीं? तो ये भी आपका संप्रेषण का ही भाग होता है। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि में प्रयुक्त करते हैं। पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि में हम क्या प्रयुक्त करते हैं? लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, दोनों ही या कोई नहीं? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही। पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि जो होती है, जब हम कंटेंट का एनालिसिस करते हैं तो ऑब्वियसली बात है हम उसको लिखकर भी एनालिसिस करते हैं कंटेंट का, और बोलकर भी हम कंटेंट का एनालिसिस करते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका दोनों ही। अब मैं अगर आपको बताऊं, ये जो आपका लिखित संप्रेषण होता है और जो मौखिक संप्रेषण होता है, लिखित संप्रेषण को हम लोग मुद्रित संप्रेषण भी कहते हैं और मौखिक संप्रेषण को हम लोग मौखिक संप्रेषण ही कहते हैं। अभी मौखिक संप्रेषण के अंदर कौन कौन आएंगे? मौखिक संप्रेषण के अंदर दो चीज़ें आएंगी। एक तो आएगी आपकी बोलना और दूसरा आएगा आपका सुनना। ये दो पार्ट होंगे किसके? मौखिक संप्रेषण के। और लिखित संप्रेषण के कौन कौन से दो पार्ट होंगे? लिखित संप्रेषण के दो पार्ट होंगे, एक तो आपका पढ़ना और दूसरा आपका लिखना। ये दो पार्ट किसके होंगे? आपके लिखित संप्रेषण के होंगे। ध्यान रखना, पढ़ना किस तरीके के संप्रेषण का भाग है? लिखित संप्रेषण का भाग है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए ऑप्शन वहाँ पे दिए जा सकते हैं। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। फिर से रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज़ शेयर कीजिए। आप इसको व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाइए या बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप हैं, क्योंकि आपका एक शेयर आप ही के लिए फ़ायदेमंद होगा। और मुझे नहीं लगता कि जहाँ से आदमी को कोई फ़ायदा हो रहा होता है वहाँ से उसको एक शेयर, लाइक, ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं अगर आपका एग्ज़ाम इन चीज़ों से निकलता है तो। अब मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कक्षा में संप्रेषण का माध्यम प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है आपके सामने, मुख्य माध्यम, हार्डवेयर उपकरण, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपसे बात कर रहा है क्लास में कम्युनिकेशन की। तो जो क्लास में हम लोग कम्युनिकेशन में जो माध्यम यूज़ करते हैं वो हम कौन सा माध्यम यूज़ करते हैं? मुख्य माध्यम, हार्डवेयर उपकरण या उपरोक्त में से दोनों ही? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त में से दोनों ही का यूज़ किया जाता है क्लास में जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। मुख्य माध्यम का मतलब हुआ हम मैनुअली भी किसी चीज़ को बताते हैं। हार्डवेयर उपकरण का मतलब हुआ जब हम कोई टीचिंग एड्स से भी बच्चों को दिखाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कम्युनिकेशन करते हुए ही हम दिखाते हैं, इसलिए ये भी कम्युनिकेशन का भाग हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। फिर से रिक्वेस्ट गाइस, जब भी देख रहे हो आप इसको लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ये बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भी यूट्यूब में आजकल जानते हैं और मेरा तो अभी नया चैनल है, कोई ऐसा बहुत ही हाई लेवल का चैनल है नहीं जो कि मैं यहाँ से बहुत सारा कमा रहा हूँ। तो आप लोग इस चीज़ को देखिए, बस ये मेरा एक शौक़ है, मैं इसलिए कर रहा हूँ और आप लोग का सपोर्ट इसमें बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और कंटेंट रिलेवेंट ही मैं यहाँ पे लाऊंगा, कोई भी फालतू की चीज़, क्योंकि उत्तराखंड का सिलेबस आप देखिए और प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिए तो ये आपको कोई सीटेट या ऐसे क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है। जब आपको रिलेवेंट कंटेंट कहीं से मिलेगा तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। और गाइस ये कम भी नहीं, कम से कम एटलीस्ट 30 मार्क्स कवर करता है आपके एलटी के पेपर में। ये 30 मार्क्स बहुत चीज़ें डिसाइड कर देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है अशाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक संप्रेषण या उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। कक्षा में संप्रेषण पूछ रहा है तो ऑब्वियस की बात है उपरोक्त दोनों होंगे। अशाब्दिक संप्रेषण नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी टीचर करता है और शाब्दिक संप्रेषण शब्दों के द्वारा भी संप्रेषण करता है। अशाब्दिक संप्रेषण कब करता है? जैसे अगर टीचर बोलते बोलते शांत हो जाता है तो क्लास भी पूरी चुप हो जाती है। तो क्लास के चुप होने का मतलब टीचर ने अशाब्दिक संप्रेषण किया था। अगर टीचर खाली डंडा भी पटकता है नीचे टेबल पे तो वो भी एक तरीके का अशाब्दिक संप्रेषण है, उससे कक्षा चुप हो जाती है। शाब्दिक संप्रेषण का मतलब जो हम कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं या हमने शांत रहने के लिए बच्चों से कहा तो ये हुआ शाब्दिक संप्रेषण।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। फिर से गाइज प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए, लाइक आप जरूर करके जाइए और कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कौन से टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू नहीं मिल रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इंटरनेट से मैं उनको 10 जगहों से ढूंढ के लाऊं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं। कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है, ये हमने क्वेश्चन कर ही लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन आपके सामने है कि अशाब्दिक संप्रेषण का आकलन किया जाता है फ्लैंडर्स की प्रविधि से, ओवर की प्रविधि से या ग्लोवे की प्रविधि से या उपरोक्त सभी से। तो जो अशाब्दिक संप्रेषण होता है, जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, उसका आकलन किस चीज़ से किया जाता है? वो किया जाता है ग्लोवे की प्रविधि से। अब ग्लोवे की प्रविधि के बारे में जो भी साथी आप में से जानते हैं, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा बहुत उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप जरूर दें। और ये प्रविधि को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और प्रविधि और विधि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हल्का सा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये क्या होगा, इससे आपकी चीज़ें रिवाइज होंगी, क्योंकि आप जानते हैं एग्ज़ाम पढ़ा सभी ने है, डिपेंड करता है कि आपकी एमसीक्यू अप्रोच कैसी है। तो वो एमसीक्यू अप्रोच मैं आपको अपने चैनल से दूंगा, लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट बस शेयर कीजिए, आप फेसबुक में कीजिए, व्हाट्सएप में कीजिए, और लाइक तो आप ज़रूर करिए और कमेंट जरूर छोड़िए जो भी आपकी इच्छा हो। थैंक यू लर्नर्स।